एक गर्मजोशी भरा स्वागत है इस नए गहरे विश्लेषण में। आज का जो ये विश्लेषण है ना, ये सच में उन कड़ियों को जोड़ने का काम करेगा जो पहली नजर में बिल्कुल अलग लगती हैं। हाँ बिल्कुल, अक्सर ऐसी खबरें पढ़ते हुए लगता है कि इनका आपस में क्या ही कनेक्शन होगा। पर आज का मकसद यही है कि हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की जटिलताओं से लेकर हवाई सुरक्षा के नियम, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनजान चुनौतियों और स्पोर्ट्स के मैदान पर चल रही जबरदस्त हलचल को एक ही फ्रेम में रखकर देखें। एक तरह से इन सभी अलग-अलग दिशाओं से आने वाली खबरों का एक कॉमन थ्रेड ढूंढना। सही कहा। हमारे पास आज जो सोर्सेज हैं उनमें काफी विविधता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के इजराइल दौरे की अहम बातें हैं, टी20 वर्ल्ड कप का वो रोमांच है जिसने दिलों की धड़कन बढ़ा दी है। एविएशन सेफ्टी पर ऐसी रिपोर्ट भी है जो हवाई यात्रा करने वाले हर व्यक्ति से जुड़ी है। और सीधे टी20 वर्ल्ड कप के उस हाई प्रेशर माहौल की तरफ चलते हैं जो इस वक्त चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में बन रहा है। उस प्रेशर को समझने के लिए सिर्फ एक आंकड़ा ही काफी है और वो है -3.80। बाप रे, माइनस में? हाँ, टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज में इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच जो मुकाबला होने वाला है उसकी पूरी कहानी इस एक नेट रन रेट पर आकर टिक गई है। साउथ अफ्रीका से 76 रन की उस बुरी हार के बाद टीम का एनआरआर अचानक इस लेवल तक गिर जाना किसी झटके से कम तो नहीं है। एक ऐसी टीम जो डोमिनेंस के लिए जानी जाती है, उसके सामने अचानक टूर्नामेंट में बने रहने का संकट खड़ा हो गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब चेपॉक में हो रहा है। देखिए, चेपॉक का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आती है घूमती हुई गेंदें, डस्ट और स्पिन फ्रेंडली पिच जहां रन बनाना आसान नहीं होता। पर इस बार सोर्सेस से जो डेटा निकल कर आ रहा है वो इस ट्रेडिशनल सोच को पूरी तरह गलत साबित कर रहा है। मतलब पिच अलग बिहेव कर रही है। यही इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। इस बार चेपॉक की पिच स्पिन फ्रेंडली होने के बजाय एक बेहतरीन बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक साबित हो रही है। अगर हम टूर्नामेंट के आंकड़ों पर ध्यान दें तो यहाँ का बैटिंग एवरेज 32 रहा है, जो कि टी20 के हिसाब से एक सॉलिड बेस है। बिल्कुल। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, खास तौर पे जब हम इसकी तुलना अहमदाबाद जैसे स्टेडियम से करते हैं तो चेपॉक का एवरेज वहां से करीब 8 रन ज्यादा निकल कर आता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर बैटर शुरुआत में थोड़ा टाइम लें तो स्कोरबोर्ड पर एक बड़ा टोटल आराम से खड़ा किया जा सकता है। सही कहा। पर अगर पिच बैटिंग के अनुकूल है तो फिर टॉप ऑर्डर का फॉर्म में होना और भी जरूरी हो जाता है। और यहीं पर भारतीय टीम में एक बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अभिषेक शर्मा का पिछले 4 मैचेस में सिर्फ 15 रन बना पाना एक चिंता का विषय बन गया है। जब टॉप ऑर्डर इस तरह से फेल होता है तो मिडिल ऑर्डर पर पूरा दबाव आ जाता है। इसी वजह से संजू सैमसन की वापसी की बात चल रही है, जो ऐसी पिचेस पर गेम को एंकर करने के साथ साथ एक्सेलरेट करने की क्षमता रखते हैं। पर इन सब टैक्टिकल बातों के बीच एक एक डिटेल बहुत ध्यान खींचती है। रिंकू सिंह की। हाँ, रिंकू सिंह। वो वापस टीम से जुड़ रहे हैं, पर उनकी पर्सनल लाइफ में इस वक्त जो चल रहा है वो किसी को भी हिला देने के लिए काफी है। उनके पिता स्टेज 4 लिवर कैंसर से पीड़ित हैं और वेंटिलेटर पर हैं। ये सुनकर सच में बहुत दुख होता है। एक खिलाड़ी का ऐसे वक्त में परिवार के पास जाना और फिर वहां से वापस आकर देश के लिए मैदान में उतरना, ये सिर्फ खेल नहीं है, ये एक इंसान के बेहद मजबूत मनोबल को दिखाता है। ये वाकई उस मेंटल टफनेस का सबूत है जो एक एलीट एथलीट को आम लोगों से अलग बनाती है। मैदान पर उनका हर एक शॉट अब सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि उस जज्बाती कश्मकश का भी हिस्सा होगा। लेकिन सामने जिम्बाब्वे की टीम है जिसे हल्के में लेने की भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट में काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को धूल चटाई, लेकिन फिर वेस्टइंडीज के सामने 107 रन के मैसिव मार्जिन से हार भी गए। उनकी टीम में सिकंदर रजा जैसा अनुभवी खिलाड़ी है जो किसी भी वक्त गेम का रुख पलट सकता है। और 6 फुट 8 इंच लंबे पेसर ब्लेसिंग मुजरबानी है। ऐसी हाइट वाले बॉलर से मिलने वाला एक्स्ट्रा बाउंस किसी भी वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइनअप को परेशान कर सकता है। तो चेपॉक में एक जबरदस्त टक्कर की उम्मीद की जा सकती है, जहां दबाव दोनों तरफ है। खैर, क्रिकेट से थोड़ा ध्यान हटाकर अगर हम डोमेस्टिक स्पोर्ट्स लैंडस्केप को देखें तो जयपुर में एक अहम इवेंट शुरू हो रहा है। 26 फरवरी से शुरू होने वाला 20th ऑल इंडिया हनुमान सिंह वुमेन्स हैंडबॉल टूर्नामेंट। बिल्कुल सही। इसमें 10 टॉप टीम्स 2 पूल्स में बंटकर हिस्सा लेंगी और इसका उद्घाटन करने के लिए वहां के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर मौजूद रहेंगे। ये देखना दिलचस्प है कि देश में अब सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि हैंडबॉल जैसे खेलों को भी बड़ा मंच मिल रहा है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि खेल अब सिर्फ स्टेडियम की 4 दीवारें
या सिर्फ एक लोकल टूर्नामेंट तक सीमित नहीं रह गए हैं। आज के एथलीट्स का प्रभाव ग्राउंड के बाहर भी उतना ही बड़ा है। जिसे हम ऑफ फील्ड ब्रांड वैल्यू कहते हैं। एग्जैक्टली इसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण अगर कोई है तो वो है चाइनीज अमेरिकन फ्री स्टाइल स्कीयर आइलीन गू। उन्होंने मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स में अपने मेडल टैली को दुगना करके सबको हैरान कर दिया है। 2 सिल्वर मेडल जीते हैं उन्होंने। हाँ, और हाफ पाइप इवेंट में तो 94.75 का एक ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर करके गोल्ड मेडल हासिल किया। ये कोई आम उपलब्धि नहीं है। और इसमें सबसे हैरत अंगेज बात उनका अगला कदम था। विंटर ओलंपिक्स की उन बर्फीली ढलानों पर गोल्ड जीतने के तुरंत बाद वो कहाँ नजर आती हैं? मिलान फैशन वीक में। सही पकड़ा। उन्होंने वहां एक सफेद स्लीवलेस ड्रेस और हाई ड्रेप्ड नेकलाइन पहनी हुई थी और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो सिर्फ एक ओलंपिक चैंपियन नहीं है, वो लुइस वुइटन, टिफनी एंड को और विक्टोरिया सीक्रेट जैसे अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स का बड़ा चेहरा बन चुकी हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक मॉडर्न एथलीट अपनी एथलेटिक मास्टरी और हाई फैशन के बीच की दीवार को पूरी तरह से गिरा चुका है। इस ट्रेंड ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले ब्रांड्स सिर्फ एक्टर्स या मॉडल्स को ढूंढते थे, पर अब उन्हें ऐसे रियल लाइफ हीरोज चाहिए जो प्रेशर में परफॉर्म करते हैं। खैर, दायरे और दीवारें सिर्फ स्पोर्ट्स और फैशन के बीच ही नहीं टूट रही हैं, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और कूटनीति के मैदान में भी नए दायरे बन रहे हैं। खेल और फैशन की चमक दमक से निकल कर आते हैं डिप्लोमेसी के सीरियस टेबल पर। 25 फरवरी 2026 जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने स्टेट विजिट पर टेल अवीव इजराइल पहुंचे। ये दौरा इसलिए भी खास बन गया क्योंकि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू दोनों मौजूद थे। प्रोटोकॉल जेस्चर्स डिप्लोमेसी में बहुत मायने रखते हैं। और ये सब एक बड़ी फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट का हिस्सा है जिसे डी-हाइफनेशन कहा जाता है। इस डी-हाइफनेशन को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है? देखिए, इसका सीधा मतलब है 2 अलग-अलग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को स्वतंत्र रूप से देखना। एक लंबा वक्त था जब दुनिया भर में और खास तौर पर भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी में इजराइल और पैलेस्टाइन को एक ही तराजू में तौला जाता था। एक के साथ रिश्ते आगे बढ़े तो दूसरे का ध्यान रखना पड़ता था। पर अब पॉलिसी ये है कि दोनों देशों के साथ अलग-अलग उनकी अपनी मेरिट और ज़रूरतों के हिसाब से रिश्ते बनाए जाएं। इस नए अप्रोच ने कई अहम अग्रीमेंट्स के रास्ते खोल दिए हैं। डिफेंस और टेक के क्षेत्र में जो डील्स हो रही हैं वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत और इजराइल मिलकर बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम और आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम पर काम कर रहे हैं। आयरन बीम कोई आम हथियार नहीं है। बिल्कुल, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हवा में ही आते हुए ड्रोन्स और रॉकेट्स को लेजर के जरिए नष्ट कर सकती है, जो ट्रेडिशनल मिसाइल्स के मुकाबले में बेहद कॉस्ट इफेक्टिव होती है। लेकिन चर्चा सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट में दोनों देशों की डीप इंटीग्रेशन ये बताती है कि ये पार्टनरशिप सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि बेसिक रिसोर्सेज को लेकर भी है। और अगर हम इस इंटीग्रेशन के इकोनॉमिक पहलू पर ध्यान दें तो भारत की ट्रेड स्ट्रैटेजी में एक टेक्टोनिक शिफ्ट नजर आता है। एक वक्त था जब ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म पर फोकस ज्यादा था, जहां डोमेस्टिक मार्केट को बाहरी कंपटीशन से बचाने पर जोर दिया जाता था। पर अब टारगेट बिल्कुल आक्रामक है। 2030 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हासिल करना। इस मैसिव नंबर तक पहुंचने के लिए ही यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है, जिसमें 90% गुड्स पर टैरिफ हटाया गया है। और यूएस के साथ एक रेसिप्रोकल ट्रेड फ्रेमवर्क साइन हुआ है। जब 90% गुड्स पर टैक्स हटता है तो इसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन्स और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर बहुत गहरा पड़ता है। यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि एक ही वक्त में हमारी दुनिया में 2 बिल्कुल अलग करंट्स बह रहे हैं। एक तरफ देशों के बीच बॉर्डर्स को ट्रेड और बिजनेस के लिए खोला जा रहा है, टैरिफ्स हटाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं बॉर्डर्स के अंदर पॉलिटिकल टेंशंस इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि देश के सबसे सुरक्षित लोग भी सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ। हाँ, वहां के प्राइम मिनिस्टर एंटोनी एल्बनीजी को कैनबरा में उनके आधिकारिक आवास द लॉज से अचानक इवैक्यूएट करना पड़ा क्योंकि एक बॉम्ब थ्रेट आया था। ये घटना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और इंटरनेशनल टेंशन्स के एक बेहद अहम क्रॉसरोड्स को दिखाती है। एक थ्रेट ईमेल आया जिसमें स्पेसिफिकली नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव्स का जिक्र था। और इस थ्रेट का कनेक्शन किसी डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलियन मुद्दे से नहीं था।
नहीं, इसका वायर जुड़ा था एक चाइनीज डांस ग्रुप शेन युन की आगामी परफॉर्मेंस से। ये डांस ग्रुप फैलून दफा मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसे चाइना के अंदर बैन किया गया है। इस एक घटना ने ये साबित कर दिया कि आजकल लोकल इवेंट्स को ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इस इंसिडेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंस मिनिस्टर कैटी गैलेगर का भी स्टेटमेंट आया। हाँ, जिसमें उन्होंने राजनीति में टेम्परेचर डाउन करने की जरूरत पर जोर दिया। उनका ये बयान इस बात का इशारा है कि किस तरह इंटरनेशनल फ्रिक्शन अब डोमेस्टिक स्टेबिलिटी को सीधे तौर पर चैलेंज कर रहा है। जब सबसे बड़े नेताओं के आवाज पर ऐसी इमरजेंसी आती है तो ग्लोबल स्ट्रिक्टनेस और बढ़ती है, और जब अंतर्राष्ट्रीय नियम सख्त होते हैं तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है आम यात्री को। आजकल बॉर्डर्स को पार करना किसी मजे की बात कम और लीगल चक्रव्यूह ज्यादा बन गया है। जैसा कि इंडियन ब्लॉगर सचिन अवस्थी के साथ हुआ। उनका किस्सा इसी हकीकत को पूरी तरह बेनकाब करता है। उन्हें साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड पर और उसके बाद चाइना में करीब 38 घंटे तक डिटेन करके रखा गया। ये सिर्फ एक छोटी सी चेकिंग नहीं थी। जो डिटेल्स इस घटना के बारे में सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। अवस्थी को एक ऐसे कमरे में रखा गया जो पूरी तरह से जेल जैसा था, जहां धूप की एक किरण तक नहीं आती थी। उनके साथ ट्रीटमेंट बिल्कुल किसी संगीन अपराधी जैसा हो रहा था। बात यहाँ तक पहुँच गई कि वॉशरूम यूज करते वक्त भी पुलिस बॉडी कैम लगाकर उनकी निगरानी कर रही थी, और आखिर में वापस आने के लिए उन्हें एक बेहद महंगी रिटर्न टिकट अपनी जेब से खरीदने के लिए मजबूर किया गया। किसी के साथ भी ऐसा होना उसकी पूरी यात्रा को एक नाइटमेयर में बदल सकता है। इस घटना के बाद सोल में स्थित इंडियन एम्बेसी को बाकायदा एक डिटेल्ड एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। यह एडवाइजरी उस सबसे बड़े मिथ को तोड़ती है जो ट्रैवल दुनिया में फैला हुआ है कि अगर वीजा वेवर स्कीम है तो इसका मतलब है कि आराम से एंट्री मिल जाएगी। लोगों को लगता है वीजा फ्री लिखा है तो बस पासपोर्ट उठाओ और चल पड़ो, पर असलियत ये है कि वीजा वेवर सिर्फ एक सुविधा है। एंट्री का आखिरी फैसला इमिग्रेशन काउंटर पर खड़ा ऑफिसर ही लेता है। और उन ऑफिसर्स के चेकिंग के नियम कितने बारीक हो सकते हैं ये इस एडवाइजरी में साफ दिखता है। जेजू आइलैंड आने वाले किसी भी यात्री के पास अब सिर्फ डिजिटल प्रूफ काम नहीं करेगा। उनके पास प्रिंटेड रिटर्न टिकट होनी चाहिए। इसके साथ पूरे सफर का कंफर्म्ड होटल रिजर्वेशन, एक दिन की डिटेल्ड आइटिनरी और पूरे खर्चे के लिए सफिशिएंट फंड्स होने जरूरी हैं। एक छोटी सी डिटेल मिस हुई और आप डिटेन हो सकते हैं। एक और टेक्निकल लेकिन बहुत अहम कानूनी पक्ष ये है कि जेजू आइलैंड से बिना वीजा के कोरिया के मेनलैंड में एंटर करना गैर कानूनी माना जाता है। अगर किसी एरर की वजह से इमिग्रेशन पर एंट्री डिनाय होती है तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि यात्री को अगली अवेलेबल फ्लाइट से वापस उसके देश भेज दिया जाए। तो अगली बार जब कोई अपना बैकपैक पैक करके निकलने का सोचे तो ध्यान रखें कि कपड़ों से ज्यादा कानूनी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। खैर, जमीन पर इमिग्रेशन के नियमों की बात तो हो गई, अब हवा में सेफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि ट्रैवल तभी मुमकिन है जब हवाई सफर सुरक्षित हो। भारत में एविएशन सेफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। हाँ, DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने VSR वेंचर्स की 4 लेयरजेट 40 और 45 प्लेन्स को तुरंत प्रभाव से ग्राउंड कर दिया है। मतलब उनकी उड़ान पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। अगर हम इसको बड़ी पैमाने पर देखें तो पता चलेगा कि DGCA का ये अचानक लिया गया कदम नहीं है। एक रेगुलेटरी बॉडी आमतौर पर इतना सख्त डिसीजन तभी लेती है जब कुछ बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट आता है। और इस केस में वो ट्रिगर पॉइंट था 28 जनवरी को बारामती में हुआ एक बेहद दर्दनाक हादसा। वो लेयरजेट 45 क्रैश जिसमें NCP नेता अजीत पवार के सहित 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जब प्राइवेट चार्टर प्लेन्स, जिन्हें लग्जरी और कन्वीनियंस का प्रतीक माना जाता है, आसमान से इस तरह गिरने लगे तो रेगुलेटरी बॉडीज को जागना ही पड़ता है। इसीलिए उस क्रैश के ठीक बाद 4 से 16 फरवरी के बीच एक सघन सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट किया गया। और उस ऑडिट के नतीजे काफी अलार्मिंग थे। एयरवर्दीनेस, जिसका सीधा मतलब है कि जहाज उड़ने के काबिल है या नहीं, उसमें और फ्लाइट ऑपरेशंस में कई सीरियस लैप्सेस पाई गईं। जब ऐसी खामियां सामने आती हैं जो सीधे तौर पर पैसेंजर्स की जान के लिए खतरा बन सकती हैं, तो उन चारों प्लेन्स को ग्राउंड करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। ये चर्चा इस बात को बहुत साफ कर देती है कि सिस्टम कितना इंटरकनेक्टेड और स्ट्रिक्ट हो चुका है। एक छोटी सी लापरवाही, चाहे वो फ्लाइट मेंटेनेंस में हो या किसी यात्री के ट्रैवल डॉक्यूमेंट में, उसके रिजल्ट्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? आज जिस भी विषय पर बात हुई है, चाहे वो DGA का प्राइवेट प्लेन्स को उड़ने से रोकना हो, भारत और इजराइल या यूरोपियन यूनियन के बीच नए ट्रेड एग्रीमेंट्स की बढ़ती हुई रफ्तार हो,
जेजू आइलैंड पर एक यात्री का इमिग्रेशन क्लियरेंस ना मिलने पर डिटेन होना हो, या फिर चेपॉक के मैदान में एक -3.80 एनआरआर को ओवरकम करने का भारी दबाव हो। इन सब में एक सेंट्रल थीम लगातार घूम रही है। और वो है तैयारी और बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता, जिसे हम एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। आज के दौर में जो सिस्टम, देश, टीम या इंसान रूल्स और कंडीशंस को समझकर तुरंत अपने आप को उसके अनुकूल नहीं बनाएगा, उसे बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। और इसी एडेप्टेबिलिटी का एक हिस्सा है हर उस इंफॉर्मेशन का मतलब समझना जो हमारे आसपास तैर रही है। आम जिंदगी में किसी के लिए भी ये सब इंफॉर्मेशन ओवरलोड बन सकती है, लेकिन जब इन सब कड़ियों को जोड़ा जाता है कि कैसे एक तरफ खेल लोगों को और नेशंस को पास ला रहा है, इकोनॉमी फ्री ट्रेड के जरिए एक्सपैंड हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी इतनी हाई है कि एक सिग्नेचर मिस होने पर डिपोर्ट किया जा सकता है, तो दुनिया की असली तस्वीर समझ में आती है। ये कॉन्ट्रडिक्शंस ही मॉडर्न वर्ल्ड का सच है। उसी सच को ध्यान में रखते हुए चर्चा को समाप्त करने से पहले एक आखिरी और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल यहाँ छोड़ना जरूरी है। सुनते हुए यह सोचना जरूरी है कि एक ऐसी दुनिया जहां बाउंड्रीज ब्लर हो रही हैं, जहां एक्सपोर्ट्स को $2 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए दुनिया भर के दरवाजे खोले जा रहे हैं, जहां एक देश के नेता दूसरे देश में जाकर टेक पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त पर ट्रैवल की नियम और बॉर्डर्स की फिजिकल बाउंड्रीज लगातार सख्त हो रही हैं। तो क्या आने वाले वक्त में एक साधारण नागरिक को इस दुनिया में एक सच्चा ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए खुद डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ और एविएशन प्रोटोकॉल्स का बाकायदा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा? क्या दुनिया घूमना और इंटरनेशनल लेवल पर इंटरैक्ट करना आने वाले समय में किसी डिग्री हासिल करने जितना मुश्किल हो जाएगा? इसी एक विचार के साथ इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस गहरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और अलविदा।